Very good morning, students. Welcome back to this live lecture of secretarial practice. चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग. वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी के बारे में खत्म किया. सेकंड चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस किया. आफ्टर इंट्रोडक्शन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करने के बाद इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कट है आपके सिलेबस में से, ओमिट किया गया है, उसका मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दिया था. एंड देन इन लास्ट 1.5 लेक्चर, यानी कि पिछले लेक्चर और उसके पिछले का थोड़ा सा लेक्चर, हम लोगों ने मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको आप किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए शुरू कर सकते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट किया जा सकता है. जॉइंट स्टॉक कंपनी को आप स्टार्ट कर सकते हैं सर्विसेज के लिए. जॉइंट स्टॉक कंपनी को आप स्टार्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि वेदर इट इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी भी काम के लिए शुरू की जा सकती है. रजिस्ट्रेशन मैंने आपसे कहा था करवाना कंपलसरी है, यानी कि अगर मैं कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं तो मुझे उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. रजिस्ट्रार के पास जा करके एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 जब मैं कंपनी को रजिस्टर करवाता हूं तो माय कंपनी बिकम्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. माय कंपनी बिकम्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. इस आर्टिफिशियल पर्सन के पास कॉमन सील होता है सिग्नेचर के रूप में. लार्ज कैपिटल है जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है, जिनको हम शेयर्स कहते हैं. कंपनी ये शेयर्स पब्लिक को इशू करती है. लोग इन शेयर्स को खरीद के कंपनी को पैसा देते हैं, जो कंपनी का कैपिटल बनता है. जो लोग शेयर्स खरीद करके कंपनी को कैपिटल का पैसा देते हैं, दे आर नोन एज द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर टेक्निकली उसका स्टेटस क्या है? सर, शेयर होल्डर ने क्योंकि कैपिटल दिया है, देयरफॉर शेयर होल्डर इज द मेंबर और ओनर ऑफ द कंपनी. वो कंपनी का ओनर है या मेंबर है. लेकिन ये शेयर होल्डर्स बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, और ये शेयर होल्डर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डे टू डे बेसिस पे कंपनी को मैनेज कर पाए, क्योंकि ये इतने हाईली क्वालिफाइड भी नहीं होते हैं कि इतनी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में उसे संभाल पाए. सो दे आर नॉट एबल टू मैनेज द कंपनी. तो वे लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को चुनते हैं एज डायरेक्टर्स. ये डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स. डायरेक्टर्स शेयर होल्डर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हु मैनेज द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स. इस तरह से हमने इसका मीनिंग डिस्कस किया था. इसी मीनिंग से कुछ फीचर्स निकल करके आते हैं, जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ये फीचर्स आपको मिलेंगे पेज 20 और पेज नंबर 21 पर. पेज 20 एंड पेज 21 देखते जाइएगा. एक एक फीचर हम डिस्कस करेंगे. प्रिंटेड बुक के अंदर कुल मिलाकर के 11 फीचर्स है, ताकि आज अगर ये खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी डिस्कस कर सकेंगे. फिलहाल जो मीनिंग हमने डिस्कस किया उससे जो फीचर्स निकल करके आते हैं, दैट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन. जॉइंट स्टॉक कंपनी वॉलेंटरी एसोसिएशन है. वॉलेंटरी एसोसिएशन वो होता है जिसमें लोग अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जुड़ते हैं. एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसी संस्था इन विच एनीवन can become
मेंबर। कोई भी इसमें मेंबर बन सकता है अपनी इच्छा से। मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा? सर मेंबर बनने के लिए मैं कंपनी के शेयर खरीदूंगा तो मैं कंपनी का मेंबर बन जाऊंगा, और मैं अपनी मर्जी से मेंबरशिप को छोड़ भी सकता हूं। मेंबरशिप छोड़ने के लिए क्या करना होगा? मैं कंपनी के शेयर्स किसी और को बेच दूंगा। सो एनीवन कैन बिकम मेंबर, और वो मेंबर कैसे? बाय परचेजिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। यदि मैं कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं तो मैं कंपनी का मेंबर बन जाऊंगा। आई कैन ऑल्सो लीव द मेंबरशिप, मेंबरशिप छोड़ भी सकता हूं। कैसे छोड़ूंगा मेंबरशिप? सर मेंबरशिप छोड़ने के लिए आई विल सेल द शेयर्स, कंपनी के शेयर्स बेच दूंगा। मेंबर बनने के लिए भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मेंबरशिप छोड़ने के लिए भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपनी इच्छा से। दैट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन। Nobody can be forced or pressurized to become member or to leave the membership. So इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई भी व्यक्ति शेयर खरीद के मेंबर बन सकता है, कोई भी व्यक्ति शेयर बेच करके अपनी मेंबरशिप को छोड़ सकता है। दैट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन नंबर 1। नंबर 2 फीचर देखो आपको मिलेगा, एंड दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड संस्था है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड बॉडी है। इट इज ए रजिस्टर्ड बॉडी। व्हाई? बिकॉज इंडियन कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। अगर कोई भी व्यक्ति जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो उसे स्टार्ट करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एंड दिस रजिस्ट्रेशन इज डन एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इसलिए कंपनी रजिस्टर्ड बॉडी है या इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में रखना है इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब होता है सरकार मान्यता प्राप्त। जब आप रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप उससे मान्यता लेते हो कि भाई मैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करके चला रहा हूं। यू आर सीकिंग परमिशन। सो दैट इज व्हाई जॉइंट स्टॉक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या रजिस्टर्ड बॉडी है। नंबर 3 देखो आपको मिलेगा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट का मतलब अलग, लीगल का मतलब कानूनी, एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। एंटिटी को स्टेटस भी कहते हैं, इसको हम आइडेंटिटी यानी कि पहचान भी कहते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल स्टेटस या सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर्ड होने की वजह से जॉइंट स्टॉक कंपनी की पहचान, आइडेंटिटी या अस्तित्व उसके मेंबर्स के अस्तित्व से अलग है। सो यू कैन से दैट द एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी
इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी कि कंपनी की पहचान उसके मेंबर्स के पहचान से अलग है। कानून की नजर में कंपनी अलग व्यक्ति है और मेंबर्स अलग व्यक्ति है। इन द आईज ऑफ लॉ कंपनी इज डिस्टिंक्ट एंड मेंबर्स आर डिस्टिंक्ट। दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट लीगल स्टेटस। कंपनी का कानूनी अस्तित्व उसके मेंबर्स के अस्तित्व से अलग है। इसके बाद देखो नंबर 4 आपको मिलेगा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, देख जब मैं अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाता हूं तो मेरी कंपनी का जन्म होता है, मेरी कंपनी अस्तित्व में आती है एक व्यक्ति के रूप में। एक ऐसा व्यक्ति जो रियल नहीं है, हम इसके ऊपर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कानून की नजर में कंपनी एक व्यक्ति है। कानून कंपनी को एक व्यक्ति के रूप में पहचानता है। रिलायंस कंपनी एक व्यक्ति है, टाटा कंपनी एक व्यक्ति है, मगर ये पर्सन जो है ना वो रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। कंपनी का कोई शरीर नहीं है। आपके और मेरे पास ना शरीर है और ये शरीर हमारे शारीरिक अस्तित्व की पहचान है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। कंपनी का कोई शरीर नहीं है, कंपनी को फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस है, कानूनी अस्तित्व है। कानून की नजर में कंपनी एक व्यक्ति है। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। इस पर्सन को किसने क्रिएट किया? इस पर्सन को किसने जन्म दिया? कानून ने। कौन से कानून ने? इंडियन कंपनीज एक्ट। जब मैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाता हूं तब कंपनी का कानून के मुताबिक जन्म होता है एक व्यक्ति के रूप में। दिस कंपनी इज नॉट रियल। कंपनी रियल पर्सन नहीं है। कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि शारीरिक अस्तित्व नहीं है। देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ लीगल एग्जिस्टेंस यानी कि कानूनी अस्तित्व है। हाथ पैर शरीर नहीं है, मगर फिर भी कानून मानता है कि कंपनी व्यक्ति है। जैसे हम भगवान को मानते हैं, भगवान हमें कहीं दिखता नहीं है लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि भगवान है। वैसे ही कंपनी दिखाई नहीं देती है, कंपनी का कोई शरीर नहीं है, मगर फिर भी कानून कंपनी को व्यक्ति मानता है। सो इट हैज ओनली लीगल एग्जिस्टेंस। इट हैज गॉट ओनली लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन नंबर 4। नंबर 5 देखो आपको मिलेगा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि एक व्यक्ति होने के नाते कंपनी को मिलती है लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस लाइफ। आप और मैं भी व्यक्ति हैं, पर्सन है, लेकिन हमारी एक सीमित लाइफ है। हम में से कुछ लोग 60 की उम्र में गुजर जाते हैं, कुछ 70 की उम्र में, कुछ बहुत जीते हैं, 90 साल की उम्र, 100 साल की उम्र तक जीते हैं।
और कुछ 40 में भी मर जाते हैं। बट हमारी एक लिमिटेड लाइफ है, हमारी एक लिमिटेड लाइफ है जिसके बाद हम गुजर जाने वाले हैं। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी एक पर्सन के रूप में एंजॉय करता है लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस लाइफ। जॉइंट स्टॉक कंपनी की लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस लाइफ क्यों है? बिकॉज ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि यदि कंपनी के मेंबर को कुछ भी हो जाए, कंपनी के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक जाएगा तो बदले में दूसरा आएगा। दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। सो लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस लाइफ का मतलब है कि कंपनी इज नॉट अफेक्टेड by death, lunacy or insolvency of its members। कंपनी के किसी भी मेंबर्स की डेथ हो जाए, कंपनी का कोई भी मेंबर पागल हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे कंपनी का मेंबर अगर मेंबरशिप छोड़ के चला जाता है ना, तो वो अपने शेयर बेचता है, उस बेचे हुए शेयर को कोई तो खरीदेगा। सपोज मैंने अपने शेयर बेचे तो तूने खरीदे, मैं मेंबरशिप खत्म हो गई, तेरी मेंबरशिप चालू हो गई। एक जाएगा दूसरा आएगा, कंपनी का काम चलता रहेगा। गोदरेज कंपनी तकरीबन 130 साल पुरानी कंपनी है, चल रही है आज भी एकदम फर्स्ट क्लास। गोदरेज। अरे लिवाइस कंपनी का नाम सुना है? लिवाइस, इसकी एडवर्टीजमेंट में अगर आप देखोगे या इसका प्रोडक्ट का कहीं पर भी आप सर्च कर लो, उसमें लिख के आता है सिंस 1885, यानी कि ये कंपनी सन 1885 से चल रही है। अब सन 1885 यानी कि 1885 से 1985 100 साल हो गए। 2000 में 15 साल और ऐड हो गए, यानी कि 115 साल, और अब 2020 यानी कि 20 साल और ऐड हो गए। यानी कि इस कंपनी की उम्र कितनी है? 135 इयर्स पुरानी कंपनी है और आज भी एकदम जवान है और बहुत मस्त चल रही है। और ये सब किसकी वजह से? परपेचुअल सक्सेशन की वजह से। कंपनी के मेंबर को या कंपनी के डायरेक्टर को कुछ भी हो जाए, कंपनी के काम पर असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अरे क्योंकि कंपनी का अस्तित्व अलग है और मेंबर का अस्तित्व अलग है, सेपरेट लीगल स्टेटस एंड देयरफॉर परपेचुअल सक्सेशन। कितने हुए? ये 5 हुए। अब जरा बोर्ड क्लीन कर लो, फिर उसके आगे के डिस्कस करते हैं। पांच के बाद फीचर नंबर 6 जो है दैट इज कॉमन सील। फीचर नंबर 6 इज कॉमन सील। देख, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन होने के हिसाब से जो कुछ भी एक रियल पर्सन कर सकता है वो सब कुछ जॉइंट स्टॉक कंपनी कर सकती है। व्यक्ति होने के नाते जो कुछ भी एक रियल पर्सन कर सकता है सब कुछ कंपनी कर सकती है। कंपनी बिजनेस कंडक्ट कर सकती है, कंपनी जो है जमीन खरीद सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर सकती है, एग्रीमेंट्स कर सकती है। सर लेकिन साइन कैसे करेगी? आपने कहा कि कंपनी का
फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, शारीरिक अस्तित्व नहीं है। अब शरीर नहीं तो हाथ भी नहीं होंगे तो कंपनी साइन कैसे करेगी? सर उसके लिए कंपनी के पास कॉमन सील है और ये कॉमन सील कंपनी के सिग्नेचर के रूप में काम में लिया जाता है। सो कॉमन सील जो है, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, बराबर है। अब पर्सन होने के नाते सिग्नेचर होना चाहिए। हर कंपनी के पास होता है कॉमन सील और ये कॉमन सील जो है इट इज द सिग्नेचर ऑफ कंपनी। ये कंपनी का सिग्नेचर है। ये राउंड या स्क्वायर स्टैंप के रूप में होता है। ठप्पा, ठप्पा मराठी में बोलते हैं सिक्का, बराबर है। सो दिस कॉमन सील इट इज द स्टैंप एंड इट इज पुट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स। जिस किसी भी डॉक्यूमेंट पर कंपनी की सिग्नेचर की आवश्यकता होगी वहां पर यह स्टैंप लगा दिया जाएगा, कॉमन सील लगा दिया जाएगा। दैट इज सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ये हुआ पॉइंट नंबर 6। उसके बाद में देखो पॉइंट नंबर 7, लिमिटेड लाइबिलिटी। पॉइंट नंबर 7 इज लिमिटेड लाइबिलिटी। देख, जॉइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब लाइबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइबिलिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी वो अमाउंट है जो दूसरों को देना है। अमाउंट टू बी पेड टू अदर्स। ये लाइबिलिटी मैंने आपसे कहा था 2 प्रकार की होती है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है और लाइबिलिटी लिमिटेड भी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वो होती है जिसमें अगर बिजनेस में लॉस हुआ और कर्जा चुकाने के लिए असेट्स कम पड़ते हैं तो ओनर को प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के भी कर्जा पूरा का पूरा चुकाना पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी वो होती है जिसमें अगर लॉस हुआ और एसेट्स कम पड़ते हैं तो जितने भी एसेट्स होंगे उतना ही कर्जा चुकाया जाएगा। इसमें ओनर की यानी कि शेयर होल्डर या मेंबर की प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो लिमिटेड लाइबिलिटी का कैसा होता है कि मैंने जितनी वैल्यू के शेयर कंपनी में खरीदे मेरी लाइबिलिटी उतनी लिमिटेड होगी। सो लिमिटेड लाइबिलिटी में लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। लायबिलिटी शेयर होल्डर की लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड है? इट इज लिमिटेड अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स। मैंने जितनी कीमत के शेयर्स खरीदे मेरी लायबिलिटी उतनी लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज मैंने रिलायंस कंपनी में 10,000 के शेयर खरीदे। कितने के शेयर्स? 10,000 के शेयर्स। तो मेरी लायबिलिटी 10,000 होगी। इन केस कंपनी को लॉस होता है, वो लॉस करोड़ों रुपए का क्यों ना हो, मेरे कितने पैसे डूबेंगे? 10,000 डूबेंगे। कंपनी का कर्जा चुकाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये लायबिलिटी लिमिटेड क्यों हुई? ये लायबिलिटी लिमिटेड हुई बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का अस्तित्व अलग है और मेंबर या शेयर होल्डर का अस्तित्व अलग है। बिजनेस किसने किया? कंपनी ने। नुकसान किसको हुआ? कंपनी को। जाहिर बात है
कर्जा किसने लिया था? कंपनी ने। तो कर्जा चुकाएगा कौन? कंपनी चुकाएगी। मेंबर क्यों चुकाएगा? भाई मेंबर मालिक होने के नाते उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है ज्यादा से ज्यादा वही पैसा डूबेगा। आज किंगफिशर एयरलाइंस के ऊपर तकरीबन 6000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, बट वो कर्जा कंपनी का है, शेयर होल्डर या मेंबर का नहीं है, क्योंकि वो कर्जा मेंबर लेने नहीं गया था, वो कर्जा कंपनी लेने गई थी बैंक के पास, इसलिए उस कर्जे की जिम्मेदारी कंपनी की है, शेयर होल्डर या मेंबर की नहीं है। अगर मैं किंगफिशर एयरलाइन में मेंबर हूं, मैंने 10,000 के शेयर खरीदे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे 10,000 डूब जाएंगे। उसके अलावा कंपनी मुझसे कुछ और नहीं मांग सकती, क्योंकि कंपनी के कर्जे के लिए, कंपनी की लायबिलिटी के लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। कंपनी का अस्तित्व अलग, मेरा अस्तित्व अलग। सो लिमिटेड अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स, और ये लिमिटेड लायबिलिटी किस वजह से आई, यानी कि मेंबर is not responsible। बराबर है। कंपनी के कर्जे के लिए शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो कर्जा कंपनी ने लिया है, और क्योंकि कंपनी का अलग कानूनी अस्तित्व है, इसलिए उस कर्जे की चुकाने की जिम्मेदारी भी कंपनी की है, मेंबर की जिम्मेदारी नहीं है। ये किस वजह से हुआ? ये सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से हुआ। कानून की नजर में कंपनी का अस्तित्व अलग है और मेंबर का अस्तित्व अलग है, तो कंपनी के कर्जे के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं है। उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जितनी कीमत के वो शेयर खरीदेगा लायबिलिटी उतनी ही लिमिटेड होगी। कंपनी को लॉस हुआ तो वो कंपनी का है, कर्जा हुआ कंपनी का है। शेयर होल्डर या मेंबर होने के नाते मेरा सिर्फ उतना ही पैसा डूबेगा जितने के वैल्यू के मैंने शेयर खरीदे हैं। दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी नंबर 7। और नंबर 8 देखो आपको मिलेगा, दैट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जॉइंट स्टॉक कंपनी, देख बाकी के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सोल ट्रेडिंग है, पार्टनरशिप है, सोल ट्रेडिंग में सोल ट्रेडर इज द ओनर और वही सोल ट्रेडर बिजनेस को भी मैनेज करता है। पार्टनरशिप में पार्टनर इज द ओनर और वही पार्टनर्स बिजनेस को मैनेज करते हैं। बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस में ओनरशिप और मैनेजमेंट सेम व्यक्ति के हाथ में है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप किसके पास है? सर ओनरशिप कंपनी के शेयर होल्डर या मेंबर के पास है, शेयर होल्डर या मेंबर के पास है। ये शेयर होल्डर या मेंबर हजारों की लाखों की संख्या में होते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। इनके लिए डे टू डे बेसिस पे कंपनी को मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं है। अरे एक शेयर होल्डर तू मान ले दिल्ली में रहता है, तो क्या तू रोज दिल्ली से मुंबई आएगा कंपनी को मैनेज करने के लिए? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द शेयर होल्डर टू मैनेज द कंपनी ऑन डे टू डे बेसिस। तो यह शेयर होल्डर या मेंबर क्या करता है? मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनता है। सो कंपनी का मैनेजमेंट किसके हाथ में है? सर इट इज इन द हैंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का जो ग्रुप या समूह होता है उसको हम बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड। डायरेक्टर्स का जो ग्रुप या समूह, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो कंपनी का ओनरशिप किसके पास है? शेयर होल्डर या मेंबर के पास। कंपनी का मैनेजमेंट किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। क्लियर?
दैट इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में ये फीचर्स खत्म हो करके वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।